साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कुछ दिन अब हम लोग जो है रीट पर फोकस करेंगे। बहुत सारे साथी जो है रीट की ओर ज़्यादा फोकस है। बाकी जो क्लासेज है अभी कुछ दिन ऑफ हो गई थी, इसके पीछे भी कुछ कारण रहा है। साथियों, कोई ना कोई कारण होता है, इस वजह से कोई ना कोई परेशानी आ जाती है तो क्लासेज ऑफ हो जाती है। कोई बात नहीं, वापस से हम लोग शुरू करते हैं। और आज जो है रीट कि जो हिंदी की शिक्षण विधियां हैं साथियों, उनको हम लोग देखेंगे। और ये मान के चलिए कि कम से कम 500 शिक्षण विधियों के क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर हिंदी के करवाने वाला हूँ। तो अच्छे से आप लोग वीडियो को देखिए साथियों। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के रीड की प्रैक्टिस में यहाँ पर बहुत तगड़ी करवाने वाला हूँ। अभी हिंदी की शिक्षण विधियाँ हैं, फिर संस्कृत की शिक्षण विधियाँ मैं लेकर के आऊँगा। उसके बाद में फिर साथियों आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ भी हम लोग करेंगे। तो इसी तरह से प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों। और जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की हिंदी से तैयारी कर रहे हैं बंदे, उन सभी से मैं कहूँगा कि वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेनिफिट हो सके। तो चलिए साथियों, देखते हैं आज शिक्षण विधियों में भाषा कौशलों की संख्या है। ये देखो, सारे के सारे जो प्रश्न हैं मित्रों, वो प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। इनमें कोई ऐसी बात नहीं है। इन प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। सारे प्रश्न आए हुए हैं। भाषा कौशलों की संख्या है, सबको पता है भाषा कौशलों की संख्या कितनी है। 4 भाषा कौशलों की संख्या होती है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिए। कितने होते हैं भाषा कौशल? 4 भाषा कौशल होते हैं। भाषा का मुख्य कौशल है, भाषा का जो मुख्य कौशल होता है वो कौन सा होता है? तो दूसरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। ठीक है साथियों, 4 जो कौशल होते हैं वो सारे के सारे ही भाषा के मुख्य कौशल होते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ये सब भाषा के कौशल है। तो इसमें डी आंसर राइट हो जाएगा। भाषा कौशल है यानी कि भाषा कौशल से संबंधित ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ये भाषा कौशल है, इसमें शिक्षण करना, अधिगम करना, अनुदेशन करना या दक्षता प्राप्त करना। तो साथियों कौशल क्या है? दक्षता प्राप्त कर लेना ही है। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपल्ली इसको कहते हैं। इसका एक सूत्र होता है, उसको क्या कहते हैं? सुबोपल्ली। सुबोपल्ली ये एक सूत्र होता है, इसको सुबोपल्ली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो एक सूत्र होता है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों आपका। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल कौन सा होता है? अभिव्यक्ति का मतलब हम लोग किसी के सामने अभिव्यक्त कर सके। सुनना और बोलना, लिखना और पढ़ना, बोलना और लिखना। तो बोलकर भी हम अभिव्यक्त कर सकते हैं साथियों। किसी के सामने प्रेजेंट करना, वो वाले कौशल तो बोलकर कर सकते हैं और लिखकर भी कर सकते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब आगे। तो छठा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, इनके बार कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। देखो 6 क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अनुलेख, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? अनुलेख का मतलब होता है किसी ने लिखा पे उसके बाद में आप लिख रहे हो। अनु का मतलब होता है पीछे। ठीक है, श्रवण, वाचन, लेखन और वादन। तो अनुलेख का मतलब होता है लिखना। सस्वर वाचन का गुण क्या होता है? तो होता है अस्पष्ट उच्चारण करना, क्षिप्रता, उचित ध्वनि निर्गम और अस्वाभाविकता। तो साथियों सस्वर वाचन का मतलब स्वस्वर वाचन करना, इसका मतलब यह है कि स्वर के साथ बोलना। तो उसका एक गुण होता है उचित ध्वनि निर्गम, यानी कि आपके मुंह से जो है जो आवाज है, जो ध्वनि है, वो सही तरीके से निकलनी चाहिए। मोंटेसरी शिक्षण विधि अगला है 8वें नंबर का। मोंटेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन क्या है? साथियों मोंटेसरी जो शिक्षण विधि है वो इनमें से कौन सा सत्य कथन है, किसको वो लागू करती है? मोंटेसरी फ्रांस की शिक्षा शास्त्री थी। मोंटेसरी प्रणाली को 5 भागों में विभाजित किया गया है। मोंटेसरी फ्रोबेल की विचारधारा से अप्रभावित थी। मोंटेसरी विधि में
पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो मोंटेसरी विधि है साथियों, ये कहता है सत्य कथन कौन सा है। तो मोंटेसरी विधि में पढ़ने से पहले क्या सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है साथियों। इसमें लिखने वाली बात पहले आती है और पढ़ने वाली बात बाद में आती है, ये इसमें इस विधि का अंतर है। इनमें से द्रुत वाचन यानी कि तेज गति से बोलना किसका प्रकार है, स्वस्वर वाचन का, अनुकरण वाचन का, सामूहिक वाचन का या मौन वाचन का। तो साथियों सबको पता है कि आप तेज गति से पढ़ सकते हो तो मौन वाचन में ही पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। आगे बात करेंगे 10वें नंबर के क्वेश्चन से साथियों। बहुत प्यारे प्रश्न है, आप इनकी प्रैक्टिस करना साथियों, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आपको बहुत फायदा होगा इन क्वेश्चन से। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आप लोगों से मैं यही कहूँगा, अगर आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप इन शिक्षण वीडियो के क्वेश्चनों को ज़रूर देखना, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या होती है, यानी कि सुंदर लेखन करने की शर्त क्या हो सकती है। देखिएगा, अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करे, अनुलेख स्वस्वर बोलकर लिखवाया जाए, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेखन में है। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जैटकॉक विधि किस भाषाई दक्षता के विकास में प्रयुक्त होती है। जैटकॉक विधि जो है किस भाषाई दक्षता में प्रयुक्त की जाती है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। पठन दक्षता, वादन दक्षता, वाचन दक्षता और लेखन दक्षता, इनमें से सारे ही मुझे तो सही लग रहे हैं भैया। तो जैटकॉक विधि जो है पठन और वादन में होती है, तो इस क्वेश्चन पर बोनस दिया गया था, आप सबको पता होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है, ये रीट लेवल 2 और 2021 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है अनुलेख। मौखिक भाषा कौशल यानी कि बोलना, अनुलेख करना, श्रुतलेख करना, कहानी सुनाना या सुनना और प्रतिलेख करना। तो ये कहानी सुनाना और सुनना ये सभी क्या है, मौखिक कौशल है। सिंपल सा आंसर है। स्वस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन इनमें से कौन सा है साथियों। तो 13 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। स्वस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा होगा। तो साथियों ये बोलकर किया जाता है, क्या स्वस्वर वाचन बोलकर किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है, बिल्कुल सही है। ये विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। ये छोटी कक्षाओं 4 से 8 के लिए अधिक उपयोगी है। तो साथियों ये इसमें अर्थ ग्रहण वाली बात तो इसमें आती ही नहीं है, आप सबको पता भी होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं होता। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है। तो बोलने के अंतर्गत आता है कहानी लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता। तो ये सबसे बेस्ट कौशल इसमें बोलने वाली बात में आएगा। आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए होती है। साथियों ये होती है उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को आप लोग इन सारी गतिविधियों में कर सकते हो। शिशु स्तर पर नहीं होती, प्रौढ़ शिक्षण पर वो ऑटोमेटिक सही तरीके से बैठ जाते हैं। महाविद्यालय वाले बच्चे भी जो है अच्छे होते हैं, उनको भी कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये वाली बात हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू करेंगे। बच्चों के लिए 16 नंबर का प्रश्न है, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। तो बच्चों के लिए जो भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय जो होता है साथियों, वो होता है 6 से 9 वर्ष की आयु का। ये प्रश्न भी आया हुआ था। 6 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे को आप कोई सी भी भाषा सिखा सकते हो और ये सर्वोत्तम साधन माना जाता है, ठीक है साथियों। तो आप लोग इसे भी कर लीजिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को करना ही है, ये मान के चले आप,
ठीक है, आगे देखते हैं। अब 16 नंबर का प्रश्न हो चुका है। 17 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है? यानी कि हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होती है तो उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है? वो होता है शिशु स्तर, क्योंकि छोटा बच्चा इतनी सारी ध्वनियों को बोलने में कठिनाई उत्पन्न करता है। 18 नंबर का प्रश्न है, प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? छोटे, बड़े, किसी भी आकार के या सूक्ष्म आकार के। साथियों, जो प्रतिलेख होता है यानी कि वैसा का वैसा आप लोगों को वैसा लिखना है तो वो किसी भी आकार के हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? मौखिक भाषा जो शिक्षण है उनकी जो प्रत्यक्ष विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं है? साथियों, अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा कि सर आप पूरी शिक्षण विधियां ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए, तो मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। एक ऑथेंटिक चैनल है, बड़ी बड़ी कोचिंगों पर भगने की जगह आप यहाँ स्थिर होइए। मैं आपसे वादा करता हूँ आप लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं। हिंदी ग्रामर हो, कोई सा भी हो, अब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रीट वाले चलेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो शिक्षण विधियों के 5000 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो आपसे ये वादा है आप लोग जुड़िए। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो और भी बेस्ट चैनल आपके लिए ये रहेगा, आप और भी वीडियो देख सकते हो। तो साथियों, मौखिक भाषा शिक्षण के प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? तो प्रत्यक्ष विधि में भाषण तो आती है, मौखिक में बोलना, वार्तालाप करना भी आता है, अभिनय करने में भी बोलने की जरूरत ही पड़ती है, तो मौखिक में ये सारी विधियां आएगी ही आएगी। लेकिन साथियों, गद्य शिक्षण की विधियां जो है प्रत्यक्ष विधियों में नहीं आती है, ये हमें पता है। चलिए, पठन कौशल 20वां क्वेश्चन है। पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्नलिखित सही तरीका है। पठन कौशल को विकसित करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? बाल गीत सुनाना, बाल साहित्य पढ़ना, या फिर श्रुत लेख पर जोर देना, या बाल फिल्म दर्शन करना। साथियों, सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है श्रुत लेख पर जोर देना, यानी कि सुनकर के लिखेगा तो पठन वाली क्रिया उससे सबसे बेस्ट हो जाएगी उसकी। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण कौन सा होगा? कौन सी स्तर की बात कर रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है प्रदर्शन एवं निर्देशन, आदर्श संभाषण, अभिनय प्रदर्शन, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन अभिनय प्रदर्शन, ये विधि आप लोगों की सही हो जाएगी। तो इसको याद रखना साथियों, ये विधि बिल्कुल एकदम से सही है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का सही जो उदाहरण होगा वो उदाहरण होगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट, अभिनय प्रदर्शन करना। 22 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। प्राथमिक स्तर के बाद में पद्य और कविताओं का जब चयन किया जाता है तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, कविता अरे ये तो होनी नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्या ध्यान रखना चाहिए ये हमें समझाए। कविता जीवन से दूर, कृत्रिम हो, ये भी नहीं हो सकता। कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल होना चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव है। कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती, तो ये भी गलत है। तो साथियों, एक ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट अपना। बहुत प्यारे प्रश्न है साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ, देखो इतना मुझे धा धूम धी ये करना मुझे नहीं आता है, तो प्लीज़ आप लोग शांति से पढ़ने वाले स्टूडेंट निश्चित रूप से जुड़े, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब रीट के प्रोसेस, रीट के लिए डेली एक वीडियो आएगा आप लोगों के पास। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का हिंदी साहित्य का इतिहास अपना चल ही रहा है वो चलता ही रहेगा। ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पर 22 नंबर का 21 नंबर का प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था।
हाँ, ये 22 नंबर का प्रश्न अपना हो गया। 23 नंबर के प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और निरंतर उसके कौशल में विकास हो। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना के अशुद्धियों को दूर करते हैं। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए नहीं। विद्यार्थी के साथ सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की उपेक्षा की जाए, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन इसका डायरेक्टली क्लियर राइट है। विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय क्या है? अब पठन कौशल को विकसित करना है विद्यार्थी के अंदर, तो उचित उपाय क्या हो जाएगा? पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तकें लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए उसे। ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा, अभी देख लेते हैं। और भी उसमें ऑप्शन है। अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए, उचित नहीं है। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका इसमें अच्छा उचित नहीं है। क्या दिया गया है? क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उचित उपाय है। तो उचित उपाय तो साथियों ये बिल्कुल सही उपाय है। पुस्तकालय से संबंधित पुस्तकें लेकर के पढ़ने, अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए, तो ये बिल्कुल सही उपाय है इसका। बाकी अध्यापक द्वारा भी प्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए, गलत उपाय है। विद्यार्थी शुद्धि शब्द उच्चारण की उपेक्षा की जाए, गलत है। अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए, तो पहला ऑप्शन ही राइट होगा। 100% सही बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है साथियों, उसको देख लीजिए। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। सर्वप्रथम एक जैसे आकृति के वर्णों को लिखना प्रारंभ करवाएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थी हेतु की गई है? तो मेरे हिसाब से तो सिंपल सी बात है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए ये बात की जाएगी। एक जैसी आकृति के शब्दों को बनवाते हैं तो कहाँ बनवाते हैं? प्राथमिक स्तर पर ही बनवाते हैं। इनमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने का आधार होती है। इनमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने का आधार होती है। इसमें दो ऑप्शन राइट है। समूहवार भाषाई दक्षताएं, लैंगिक समूहवार भाषाई दक्षताएं, कक्षावार भाषाई दक्षताएं, पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षताएं। इसमें सी भी राइट है और डी भी राइट है। ऑप्शन दोनों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे, क्योंकि कह रहा है भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में, मूल उद्देश्यों कक्षावार भाषाई दक्षता होनी चाहिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उसकी भाषाई दक्षता प्रदान कर सकती है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का। भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भैया। ये सारे के सारे विकास जो है किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 5 तक ये कंप्लीट हो जाने चाहिए, इसको याद रखना। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, कक्षा के अंदर किया जाता है क्या? कक्षा के बाहर किया जाता है? अंदर या बाहर या कोई जगह पर नहीं। तो सिंपल सा आंसर है शिक्षण कौशल का जो उपयोग है अंदर बाहर दोनों जगह पर किया जाता है। भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, साहित्यकार बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए, उसका अर्थ ग्रहण करने के लिए और अभिव्यक्त करने के लिए जो है भाषा की शिक्षा दी जाती है। भाषा कौशल से संबंधित क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। पढ़ लेना इन क्वेश्चन को, ऐसे नहीं भैया, है ना। बड़े बड़ी जगह पर आप लोग जाते हो यार, ऐसा छोटे वाले लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, और तो क्या है। आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चन ही लेकर के आते हैं और मेहनत करते हैं छोटे लोग, ठीक है। अब आपकी इच्छा है आप किस तरह से प्यार देते हो। मैं तो यही कहूँगा कि आप जुड़िए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। बहुत प्यारा चैनल है, आपको मज़ा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से होता है? अब नाटक का संबंध साथियों मुंह से होता है, कान से होता है, कान और आंख से होता है, या आंख से होता है? सिंपल सी बात है, कानों से सुना जाता है और आंखों से देखा जाता है, कान और आंख से संबंधित है। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल इनमें से कौन सा है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो साथियों जो भाषा दक्षता का जो प्रारंभिक कौशल है, मैंने आप लोगों को बताया था, इसका एक सूत्र भी है, शुभोपल्ली। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखना शुभोपल्ली, इधर से लगा दो मात्रा।
तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, शुभोपल्ली। तो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? सुनना ही सबसे पहले इसमें लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए। मैंने अभी बताया आप लोगों को, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये एक क्रम है और ये क्वेश्चन आता ही आता है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को। खेल विधि को प्रचलित करने का जो श्रेय है वो रायबर्न को दिया जाता है, हेनरी कॉल्डवेल कुक को दिया जाता है। तो खेल विधि के जो जनक माने जाते हैं वो हेनरी कॉल्डवेल कुक को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली कौन सी होती है? व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली, खेल प्रणाली। तो जो श्रवण कौशल को विकसित करने वाली जो विकसित प्रणाली है वो व्याख्या प्रणाली होती है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम कौन सा होता है? मौखिक अभिव्यक्ति को, तो साथियों वाद विवाद जो है सशक्त माध्यम है मौखिक अभिव्यक्ति के लिए। साथियों हम लोग स्पीड से पढ़ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बस आप जुड़े रहिए, ठीक है, और मेहनत कीजिए दिल से, आप लोगों को बहुत फायदा होगा इससे। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का जो माध्यम होता है महापुरुषों की जीवनियों से, रसानुभूति कविताओं से, पौराणिक गाथाओं से, परियों की कहानी से। तो छोटे बालक तो परियों की कहानी से ज़्यादा कल्पना करते हैं। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? बोलने का कौशल जो विकास है वो इनमें से किसका संबंध नहीं है? शुद्ध उच्चारण करना, सस्वर वाचन करना, कविता पाठ करना या प्रतिध्वनि, प्रतिलिपि। इससे जो है साथियों बोलने का कौशल प्रतिलिपि से नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर अब हम चलते हैं। प्रश्न नंबर आता है हमारा 38। ये देखो 38 नंबर का प्रश्न है, बहुत प्यारे प्रश्न है भैया। उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ से। सबसे बढ़िया बात है जो उच्चारण करने वाली जो परीक्षा है वो हम लिखित मौखिक परीक्षा से ले सकते हैं। बोलने वाली बात तो मौखिक से ही हो सकती है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मौखिक अभिव्यक्ति का जो आवश्यक गुण होता है, मौखिक अभिव्यक्ति का गतिशीलता, ग्राह्यता, प्रभाव, उत्पादकता, उच्चारण की शुद्धता। तो मौखिक के लिए तो उच्चारण की शुद्धता ही सबसे बेस्ट गुण माना जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर का, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? सिंपल सी बात है, उच्चारण सुधारने का कार्य प्रारंभिक कक्षाओं में ही करना चाहिए साथियों। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? साइलेंट जो रीडिंग है ये पुस्तक, ये ग्रंथ, ये किसकी रचना मानी जाती है? डिचेंट, स्मिथ, ब्रायन और प्रिंटर की, यानी कि ये जो रचना है वो ब्रायन की मानी जाती है। स्वस्वर वाचन का 42 नंबर का प्रश्न है, स्वस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या रहा है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन, पाठ्य पुस्तक वाचन। स्वस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए जो है साथियों अनुकरण वाचन या सामूहिक वाचन दोनों ही आते हैं, लेकिन इनमें बेस्ट हो जाएगा सामूहिक वाचन। स्वस्वर वाचन के लिए सामूहिक वाचन बेस्ट उदाहरण है। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से या दूसरी कक्षा से? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और एक कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। मौन वाचन जो है तीसरी कक्षा से शुरू हो जाता है, इसका आंसर ये रहेगा, याद कर लेना इसको, ठीक है। आगे बात करेंगे अब 44 नंबर का प्रश्न है। देखो 44 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ गए हैं धीरे धीरे आगे। बहुत सारे प्रश्न, 5000 प्रश्न करवाने वाला हूं आप लोगों को हिंदी से, हिंदी शिक्षण विधियों के, हिंदी ग्रामर के। आप निश्चिंत रहिए, ये मेरा वादा है आपसे। रीड के लिए मौन वाचन से क्या लाभ होता है? ज्ञान की वृद्धि होती है, अवकाश के समय का शब्द उपयोग होता है। तो साथियों इसमें ज्ञान की वृद्धि भी होती है और अवकाश के समय का सदुपयोग भी होता है। खरीदी गई किताबों का सदुपयोग, शारीरिक वृद्धि, एक गलत बात। तो ए और बी दोनों इसमें राइट हो जाएंगे। 45 नंबर का प्रश्न है, मौन वाचन मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है? पूर्ति परीक्षा, सत्य परीक्षा, बहुविकल्पिक, उपयुक्त, तीनों परीक्षाओं से मौन वाचन का मूल्यांकन किया जा सकता है। चुपचाप बच्चा करता है, उसको मौन रह करके पढ़ता है और उस काम को करता है। मौन पठन का लाभ क्या है? उच्चारण हेतु अवसर मिलता है। मौन पठन का लाभ क्या हो सकता है? उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है।
स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, एकाग्रचित्त होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करता है। तो साथियों इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। वैसे तो सारे ही हैं लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। स्वस्वर वाचन, अनुकरण, मौन वाचन क्या कहलाता है? मौन वाचन कहलाता है। साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो प्रश्न मैं करवा रहा हूं इसकी पीडीएफ आपको KOC कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड करें आप लोग, और वहां पर इसकी पीडीएफ आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। तो कोटा ऑनलाइन क्लासेस आप क्या लिख करके डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर पर? KOC कोटा ऑनलाइन क्लासेज, ये आप पूरा डाउनलोड उस पे प्ले स्टोर पे जाएं, ये लिखें और डाउनलोड करें। वहाँ पर फ्री मटेरियल वाला एक ऑप्शन होता है, उसमें आपको सारी पीडीएफ मिलेगी। उसमें बहुत सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलने वाली है। पूरे ये मान लीजिए राजस्थान के नोट्स, सारे ज्योग्राफी के, हिंदी ग्रामर के बहुत सारे नोट्स वहाँ पर फ्री डाले हुए हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड करें। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज आपको लेनी है तो आप निश्चित रूप से ऐप को डाउनलोड करें। बहुत प्यारी टेस्ट सीरीज है, आपका जीवन बदल देगी। मैं सही बता रहा हूँ, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज। रीट मेन की टेस्ट सीरीज में अभी डालने वाला हूँ। प्री का एग्ज़ाम होने के बाद में आप निश्चित रूप से वहाँ से जुड़िएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। डेली हम लोग शिक्षण वीडियो के 50 प्रश्न करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसका भी फ़ायदा होगा। आप डेली 50 प्रश्न करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो साथियों। ठीक है, चलिए हम लोगों ने यहाँ तक बात करी है, हम लोग देख लेते हैं। 47 नंबर का प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था कि चुपचाप पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। 48 नंबर का प्रश्न है, देखो प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि करना और भाषा का ज्ञान कराना। वैसे तो सारे ऑप्शन राइट नजर आते हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर पर वाचन के लिए शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना बेस्ट ऑप्शन होगा। द्रुत पाठ यानी कि तेज गति से पढ़ना, कविता का अध्ययन, नाटक का अध्ययन, कहानी का अध्ययन, साहित्य पुस्तक का अध्ययन। तो इसमें बोनस दिया गया था क्योंकि कविता को भी पढ़ा जा सकता है और कहानी को भी पढ़ा जा सकता है, तो दोनों ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे साथियों। मौन वाचन का जो प्रकार है वो कौन सा होगा? समवेत वाचन, द्रुत वाचन, व्यक्तिक वाचन और अनुकरण वाचन। साथियों जो मौन वाचन होता है उसमें आप तेज गति से पढ़ सकते हो, स्पीड के साथ पढ़ सकते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा बी ऑप्शन, द्रुत वाचन। आगे है अर्थग्रहण के 51 नंबर के प्रश्न की बात कर रहा हूं। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। अर्थ ग्रहण करना मतलब उसको समझना, तो व्याकरण शिक्षण, समाचार वाचन, मौन वाचन और स्वस्वर वाचन। तो अर्थ ग्रहण के लिए सबसे जो बेस्ट वाचन होता है वो मौन वाचन होता है। तो साथियों ये आज के हमारे 50 प्रश्न हुए और हम लोग डेली इस तरह की प्रैक्टिस करने वाले हैं रीट के एग्जाम तक। तो बहुत सारे प्रश्न हमारे हो जाएंगे, डेली पे आप लोगों की वीडियो आएगा। निश्चित रूप से वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, मज़ा आ जाएगा। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत प्यारी टेस्ट सीरीज है। एक एक क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन के बराबर दिया गया है, व्याख्या बहुत तगड़ी की गई है। आप खुद देखिएगा पेपर दे करके, फिर मुझे बताइएगा। साथियों क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और साथियों अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।